हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इवन कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर जहां पे यूपीएससी या किसी भी एग्जाम से रिलेवेंट आर्टिकल आते हैं उन्हें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। हमारे एमसीक्यूज से किसी वेबसाइट का भी कंटेंट कोई भी रिमेन नहीं रहता। मैं क्रॉस चेक करता हूं अगले दिन भी कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट तो नहीं गया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेफिक्र होकर आप कंप्लीटली ट्रस्ट करके एमसीक्यूज को देख सकते हैं और इसमें आपका होलिस्टिक करंट अफेयर तैयार नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे या सिर्फ मैं ABCD आंसर बता के निकल जाऊंगा। पूरा एनालिसिस देता हूँ स्टैटिक को करंट अफेयर से जोड़ के। कैसे होता है ये, अभी आप एक एमसीक्यू पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ पे आपको देते हैं। जैसे जो पहला एमसीक्यू है, कि पहला टॉपिक है, वो बेसिकली एल चिचोन वॉल्केनो को लेके है। अब ये जो वॉल्केनो कई दिनों से इरप्ट हो रहे हैं उनको लेके अगर आप देखोगे, कभी अगर आप कल एल डी फ्यूगो में वॉल्केनो इरप्शन हुआ, इसके अलावा इंडोनेशियम वॉल्केनो इरप्शन हुआ, तो यहाँ पर कई जगह आर्टिकल आए। लेकिन सब हमारे लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला कि ये ज्वालामुखी जो है या वॉल्केनो है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, मतलब ये कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है। दूसरा, ये जो कॉन्सेप्ट है ज्वालामुखी का या वॉल्केनिक इरप्शन का, ये क्या है, इन दोनों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो पार्टिकुलरली वॉल्केनो है ये कहाँ पे है। तो ये है कहाँ पे, मैक्सिको में। कहाँ पे है, मैक्सिको में। अब मैं आपसे पूछूंगा कि मैक्सिको सदर्न अमेरिका का पार्ट है कि नदर्न अमेरिका का पार्ट है। तो आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ को पता भी होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने ये नॉर्थ अमेरिका का मैप इस तरह से कुछ देख रखा होगा, नॉर्थ अमेरिका का मैप इस तरह से है, जहाँ पर आपको यहाँ पे ग्रीनलैंड भी मिलेगा। ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका के मैप में ये अलास्का वाला रीजन है, ये वाला रीजन आपको कनाडा है ना, कनाडा रीजन है। ये वाला रीजन आपको यूएस है। और रिमेन जो ये वाला रीजन है वो कहलाता है क्या, मैक्सिको। मैक्सिको, ठीक है ना। यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। और यहाँ पर आपको कैलिफोर्निया की खाड़ी मिलेगी। कौन सी खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देखने को मिलेगी। अब ये लिंक है यहाँ से, और बाकी सारी कंट्री साउथ अमेरिका से लिंक है, ग्वाटेमाला वगैरह होते हुए। तो मैक्सिको में हुआ वॉल्केनिक इरप्शन। अब मैक्सिको में अगर आप देखोगे, ये एक तरह का किस तरह का, हाँ पहले लोकेशन तो हमने देख ली कहाँ पे है ना। अब ये एक तरह का क्रेटर है, वहाँ पर ये इरप्शन देखने को मिला है। अब ये तो बात हो गई लोकेशन की। लेकिन अगर आप देखोगे कि 1982 से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था और कई बार इसमें इरप्शन देखने को मिला है। लेकिन इसमें क्या यूपीएससी ज़्यादा पूछेगा, ज़्यादा डेप्थ में इस पार्टिकुलर इरप्शन को लेके नहीं जाएगा, वो कॉन्सेप्ट्स में जाएगा। जैसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि वॉल्केनो आखिर होता क्या है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर वॉल्केनो क्या होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है, तो आपको पता होना चाहिए ना। कभी भी यूपीएससी ने क्रम मिलाने के लिए दे दिया लोकेशन वाइज तो आप गलत कराएंगे, है ना। तो फिर मुझे भी बुरा लगेगा और आपको भी। तो यहाँ पे आप समझिए कि वॉल्केनो क्या होता है। जब अर्थ के अंदर बहुत सारा मैग्मा जमा होता है ना, और यह मैग्मा बहुत ज़्यादा प्रेशर पा रहा होता है, उसकी वजह से जहाँ पे पतली परत होती है वहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन होता है। सपोज करो आप कि जैसे मान चलिए कि मलाई की परत एक जमी हुई है ना, और नीचे बहुत ज़्यादा गर्म दूध है। अब इस गर्म दूध में जहाँ पतली मलाई होगी, मूवमेंट होने पर वहाँ से दूध बाहर आ जाता है। तो उसी तरह से वॉल्केनो में क्या होता है, मैग्मा बाहर आ जाता है। अब मैग्मा में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो भी निकलती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, H2O है, और एक और इम्पॉर्टेंट गैस है, आप याद रखिएगा, जल वाष्प, वाटर वेपर। यह भी क्या होता है, यहाँ से बाहर निकलता है। इसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। अब अगर वॉल्केनिक इरप्शन एंड ज्वालामुखी विस्फोट कई टाइप के होते हैं, जैसे आपने सुना होगा हवाईयन टाइप ऑफ ज्वालामुखी, हवाईयन जो मतलब जिसका अगर हम बात करें शांत होता है, ज़्यादा विस्फोट इसमें नहीं होता है। फिर जो स्ट्रोम्बेली होता है जो मीडियम इसमें इरप्शन होता है, वो वॉल्केनिक टाइप होता है जिसमें राख और गैस बहुत ज़्यादा उड़ती है। ठीक है, इस टाइप के आपने पिलियन टाइप सुना होगा जो बहुत ज़्यादा घातक होता है। लेकिन मेजरली अगर आप देखो, मेजर टाइप जो होते हैं वॉल्केनो के, वो कौन कौन से हैं, वो हैं 4 टाइप के। पहला उसमें से है, अगर आप देखो, शील्ड वॉल्केनो, शील्ड वॉल्केनो। ठीक है। अब शील्ड वॉल्केनो आपको शील्ड की तरह देखने को मिलेगा, वॉल्केनो आपको शील्ड की तरह देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आपके ढाल होती है वैसे, मतलब चौड़े होते हैं, लेकिन जैसे क्या होता है इसमें ढाल बहुत, फ्लो जो होता है ना, ये जो फ्लो होता है ढाल बहुत कम होता है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कौन सा है, मौना लोआ वॉल्केनो जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है शील्ड वॉल्केनो का। अब बाकी एक और इम्पॉर्टेंट 4 मैंने बता दिया, स्ट्रेटो वॉल्केनो, इसे कंपोजिट वॉल्केनो भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारी लेयर होती हैं,
किसकी लेयर होती हैं? लावा की होती हैं और एशेस की होती हैं, राख की होती हैं। जैसे ये जो वॉल्केनो है जिसकी बात हमने यहाँ पे कह एल चिचोन जो वॉल्केनो, एल चिचोन वॉल्केनो, ये किस तरह का वॉल्केनो? ये स्ट्रेटो वॉल्केनो है। और माउंट फ्यूजी में जो माउंट इटली का माउंट विसुवियस जो ज्वालामुखी है, इटली में स्ट्रोम्बोली है, विसुवियस है, ये एक तरह की स्ट्रेटो वॉल्केनो में आते हैं, ठीक है। इस तरह से तीसरा इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी होता है सिंडर वॉल्केनो, है ना, सिंडर वॉल्केनो होता है, सिंडर वॉल्केनो जो फिर चौथा इंपॉर्टेंट होता है लावा वॉल्केनो। तो ये तो इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं किसके? वॉल्केनो के। तो हमने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टाइप देख लिए, ठीक। अब भारत में अगर आप देखेंगे तो बैरन आइलैंड पे वॉल्केनिक इरप्शन, बैरन ज्वालामुखी, और दूसरा नारकोंडम। अब ये दोनों अंडमान निकोबार में है, ठीक है। इन दोनों की लोकेशन देखिएगा, यूपीएससी ने दोनों के बारे में पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इट इज़ द स्ट्रेटो वॉल्केनो। मैंने आपको बताया स्ट्रेटो वॉल्केनो होता है जिसमें कई सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारी परत होती हैं। और विसुवियस भी एक तरह का स्ट्रेटो वॉल्केनो है, सेम टाइप का ये वॉल्केनो है। अब अगर आप देखो ये नॉर्थ सेंटर चाइपास रीजन में आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे? मैक्सिको में, चियापास रीजन में। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, इट लाइज बिटवीन द ट्रांस मैक्सिको वॉल्केनिक बेल्ट एंड सेंट्रल अमेरिकन वॉल्केनिक आर्क। ये जो ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट है और सेंट्रल अमेरिकन वॉल्केनिक आर्क है, अमेरिका में जैसे आपने देखा होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होता है, उसी तरह से ट्रांस पैसिफिक वॉल्केनिक बेल्ट भी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन के चांसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तीसरा, 1982 इरप्शन फॉर्म बेसाल्टिक लावा प्लेटो विदाउट एनी क्रेटर लेक। मतलब 1990 में जो विस्फोट से बिना किसी क्रेटर लेक के बेसाल्टिक लावा का निर्माण हुआ था, यह यहाँ पे कहना चाह रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो जब क्या 1982 में इसमें भी इरप्शन हुआ था तो उसमें बड़ा सा क्रेटर बना था, एक लेक जैसा बना था जिसमें पानी भर जाता बाद में, तो क्रेटर एक बना था, वो यहाँ पे बना है और यहाँ पे आपको इरप्शन देखने को मिला है। तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1, 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आपने कई सारे वॉल्केनो को भी देखा, अगर है ना, जैसे आप नारकोंडम के बारे में जाना, बैरन के बारे में जाना, आपने किलिमंजारो के बारे में आपने जाना, अफ्रीका में है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपने देखा यहाँ पे विसुवियस इटली का, स्ट्रोम्बोली अगर आप देखोगे ये भी इटली का ही है ना। इसके अलावा अगर आप जो हवाईयन आइलैंड वॉल्केनो है जो आपको अमेरिका वाले रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो एल चिचियोन वॉल्केनो है ये मैक्सिको में है। तो इस तरह से बहुत सारे आपने वॉल्केनो को कवर किया। अब अगले टॉपिक की हम तरफ बढ़ेंगे जो है प्रोजेक्ट वॉल्ट के बारे में। वॉल्ट से तो आपको पता चल गया होगा कि कोई पर्स है या कोई ऐसा डब्बा है। अब ये किसका है प्रोजेक्ट वॉल्ट? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये जानना जरूरी है कि आखिर इस तरह का प्रोजेक्ट कौन चला रहा है। ये प्रोजेक्ट है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ये प्रोजेक्ट अमेरिका क्यों चला रहा है यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिका इसलिए चला रहा है कि जो अमेरिका की कंपनियां हैं उनको इन फ्यूचर क्रिटिकल जो मिनरल्स होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनके स्टोरेज में उनको पाने में कोई आवश्यकता ना पड़े, कोई कमी ना हो, इसलिए यहाँ पे ये चला रहा है। कौन सा? यहाँ पे अमेरिका ये वाला मिशन प्रोजेक्ट वॉल्ट। अब इसमें क्या करेगा अमेरिका? इसमें 12 अरब डॉलर, 12 बिलियन डॉलर के आसपास ये प्रोजेक्ट है। इसमें रेयर अर्थ जो होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, इनको ये स्टोर करेगा, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई भी दिक्कत चाइना कर देता है, अमेरिका के पास पर्याप्त मात्रा में ये होना चाहिए, रेयर अर्थ मटेरियल होना चाहिए। अब ये एक तरह के पीपीपी मॉडल पर आधारित है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सरकार के साथ साथ निजी कंपनियां भी इसमें पार्टनरशिप करेंगी, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे आपको यहाँ पे जानना है, इसके बारे में आपने यहाँ पर देख लिया। अब रेयर अर्थ मटेरियल्स होते क्या हैं, अगर आप इनके बारे में जानो, क्योंकि जब इनको ही नहीं जानोगे तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर यहाँ पे क्या चलाया जा रहा है। देखिए, आपको पता है कि आज का ईवी का ज़माना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे बैटरी बनाना है तो बैटरी बनाने के लिए लिथियम की आवश्यकता पड़ती है। तो लिथियम क्या है? एक तरह का क्रिटिकल मिनरल है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट रिचार्जेबल बैटरी बनानी है तो कोबाल्ट की आवश्यकता है। कोबाल्ट एक क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स है। निकिल एक वो क्रिटिकल मिनरल्स है। ग्रेफाइट आपका अगर हम देखें तो एक क्रिटिकल मिनरल्स है। अब ग्रेफाइट से क्या हो जाता है? आपका लिथियम आयन बैटरी बनती, जो आपके मोबाइल में बैटरीज हैं लगी हैं वो लिथियम आयन बैटरी बनती रहती हैं। इसके अलावा अगर आप देखो यूरेनियम है, प्लेटिनियम है, तो इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं इनको क्रिटिकल मिनरल्स बोला जाता है, ठीक है। अब ये रेयर भी बहुत कम होते हैं मात्रा में इनकी, इसलिए कीमत भी ज़्यादा होती नहीं, इसलिए इनको रेयर अर्थ भी बोला जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट्स यहाँ पे अगर आप देखिए, इट इज़ ए यूएस गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू स्टॉक पाइल रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स। ये अमेरिका का पहल है रेयर अर्थ के जो मटेरियल उनको संग्रहित करने के लिए, एकदम करेक्ट है यहाँ पे। अब आपसे पूछ दिया कि भारत की पहल है
इजराइल की पहल है, तो आपको ये पता होना चाहिए किस देश की है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे आपको देखने में जितना आसान लगती है ना, एग्जाम के टाइम पे उतनी ही डिफिकल्ट आपको हो जाती है। तो बस ये आप समझिएगा, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इट फॉलो ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर आधारित, यह भी करेक्ट है। तीसरा अगर आप देखें, इट फंक्शन एग्जैक्टली लाइक द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बाय द स्टोरिंग क्रूड, यह रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की तरह कच्चे तेल का भंडारण करता है। ठीक है, अब ये कच्चे तेल का भंडारण ही मैंने आपको किस लिए बताया, रेयर अर्थ मटेरियल का स्टोर करता है, कच्चे तेल का भंडार इस तरह से नहीं करता। 1-2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं ब्रिक्स सेंटर के बारे में। न्यूज थी, विद द रेफरेंस ऑफ ब्रिक्स सेंट्रल ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी क्या हुआ, दिल्ली में जो हमारा वाणिज्य भवन है, वहाँ पर ब्रिक्स सेंट्रल ऑफ इंडस्ट्रीज कॉम्पिटेंसी में पार्टिसिपेशन की गई। अब ये जो BCIC जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, BCIC, इसको कब बनाया गया था, तो अगर आप देखोगे इसको यूनिडो की सहायता से इस्टेब्लिश किया गया था। किसकी तरह से, यूनिडो की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके सहयोग से शुरू किया गया था। अब ये करता क्या है, ये वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करता है। वन स्टॉप सेंटर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाती हैं, इसके अलावा जो MSMEs होती हैं, उनको क्या करता है, सहायता उपलब्ध कराता है ये इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसी, जिससे उनका प्रोडक्ट एक बेहतरीन कॉम्पिटेंट बन सके, ग्लोबली कॉम्पिटेंट बन सके, ये यहाँ पे काम करता है। ठीक है, अब अगर आप देखो कि ये ब्रिक्स के अंतर्गत आता है, अब ब्रिक्स के बारे में जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो ब्रिक जिसकी उत्पत्ति ब्रिक वर्ड से हुई है, ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना, जिसको किसने सबसे पहले दिया था, गोल्डमैन सैक्स ने। जो गोल्डमैन सैक्स है, SACHS है, तो जिम ओनिल जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इकोनॉमिस्ट थे, 2001 में उन्होंने इस वर्ड की उत्पत्ति की थी, और उसमें 4 देश हुआ करते थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। बाद में अगर आप देखोगे 2006 की बात है, 2006 में G8 समिट होता है। G8 समिट आपको पता है कि ग्लोबल जो इकोनॉमी तो उसमें क्या होता है, उसमें रसिया बाद में भारत में शामिल हो जाए, सॉरी इसमें फिर बाद G8 समिट होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे 2010 की आई थिंक है, 2010 में आपको साउथ अमेरिका इसमें शामिल हो जाता है, साउथ अमेरिका। तो 2010 से इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। इसका पर्पज़ क्या था कि एक तरह का साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाना, डेवलपिंग कंट्रीज़ की आवाज़ को मजबूत करना। लेकिन अब इसकी संख्या और भी बढ़ गई है। ब्रिक्स के अलावा इसमें भी अलग मेंबर हो गए हैं, जैसे अगर आपने UAE के बारे में सुना होगा, UAE है ना, US बोल लिख दिया मैंने, UAE इसका मेंबर हो गया है। ईरान अगर आप देखेंगे, इसके अलावा इजिप्ट है जो इसका न्यू मेंबर बन चुका है। इथियोपिया इसका न्यू मेंबर बना है, इथियोपिया इसका न्यू मेंबर बना। इंडोनेशिया इसका न्यू मेंबर बना। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो वर्तमान में अगर आप देखोगे तो 11 इसके टोटल आई थिंक इसमें मेंबर हो गए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्रिक्स के बारे में ये बात यहाँ पे समझनी थी। ब्रिक्स अगर आप देखो तो लगभग 35% के आसपास जो ग्लोबल इकॉनमी है वो ब्रिक्स कंट्रीज़ की अंतर्गत आती है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना भी इसमें जुड़ा हुआ है, इंडिया भी है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए हैं कि इट वॉज लॉन्च्ड इन द पार्टनरशिप विद द यूनिडो की पार्टनरशिप पे लॉन्च किया गया था। यहाँ पे UPSC कुछ भी कर देता, यहाँ पे UPSC कर देता, WTO कर देता, आप कंफ्यूज हो जाते। तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये दूसरा स्टेटमेंट है कि इट फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडस्ट्री 4.0 कॉम्पिटेंसीज। 4.0 जो क्षमताएँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके संबंध में क्या करना है यहाँ पे, उनके संबंध में अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉम्पिटेंट बनाना है। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन है। इन इंडिया इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय नीति आयोग। भारत में इसे नीति आयोग के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। भारत यहाँ पे NPC नेशनल प्रोडक्टिविटी जो काउंसिल है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, ना कि नीति आयोग कर रहा है। दूसरा जो इंडस्ट्रीज 4.0 जिसके बारे में मैंने आपको बोला, तो मैं यहाँ पे बोल के निकल नहीं जाऊँगा, आपको बताऊँगा ये क्या होता है। तो इंडस्ट्री 4.0 का मतलब क्या है कि जो डिजिटल और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसमें AI के संबंध को 4.0 में काउंट किया जाता है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स को 4.0 में काउंट किया जाता है। रोबोटिक्स, एनालिटिक्स, 3D प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, इन सब को क्या किया जाता है, इंडस्ट्री 4.0 के अंतर्गत माना जाता है। ठीक, इस हिसाब से इंडस्ट्रीज़ को कॉम्पिटेंट बनाना यहाँ पे पर्पज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट AI स्टैक। AI स्टैक के बारे में आपको स्टेटमेंट्स यहाँ पे बताने हैं, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि भारत, पहला ये आप ये जान लीजिए कि भारत AI फॉर ह्यूमैनिटी की अप्रोच
पर क्या कर रहा है, एआई स्टैक का निर्माण कर रहा है, ठीक है। जिसमें क्या किया जाएगा कि जितने टूल्स हैं, सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा बनाया जाएगा कि एआई एप्लीकेशन आसानी से बनाया जा सके, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम का प्रयास है यहाँ पे एआई स्टैक के अंतर्गत, ठीक है। स्टेटमेंट्स है कि इट द एप्लीकेशन लेयर रिप्रेजेंट द यूजर फेसिंग कंपोनेंट ऑफ एआई सिस्टम। एप्लीकेशन लेयर एआई सिस्टम का उपयोगकर्ता सामना करने वाला भाग है। कंप्यूटर लेयर डिटरमाइन द स्केल एंड स्पीड ऑफ एआई इनोवेशन। कंप्यूटर लेयर एआई नवाचार के पैमाने गति को निर्धारित करता है। द एनर्जी लेयर इज ऑप्शनल एंड नॉट एसेंशियल फॉर एआई डाटा सेंटर। एनर्जी लेयर वैकल्पिक है और एआई डाटा सेंटर के लिए आवश्यक नहीं है। अब अगर हम बात करें एआई मॉडल, जो एआई लेयर क्या होता है, अगर आप देखो तो एआई जो सिस्टम है ना, उसकी ब्रेन किसे कहा जाता है, ब्रेन किसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है एआई लेयर को, एआई मॉडल लेयर को एआई की ब्रेन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एआई मॉडल डेटा पर जो एआई मॉडल डेटा पर क्या होते, स्किल्ड होते हैं, ये पैटर्न को पहचानते हैं, प्रोडिक्शन भी करते हैं और डिसीजन मेकिंग में सहायता करते हैं। और हेल्थ केयर सेक्टर में भी अगर इनसे फ़ायदा होगा, जैसे एक्सरे वगैरह में रोग की पहचान करने के लिए, इसके अलावा जो फसल है उसको जानने के लिए, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, इन सब में इसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है, यह पूरा एआई स्टैक को एम्पावर करता है, जो उसकी एनर्जी लेयर होती है। तो ऐसी मशीनों का निर्माण करना जो मानव जैसी सोच रखें, क्रियाएं कर सकें, ठीक है। तो ये यहाँ पे पर्पज है। चलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की तरफ जाएंगे। आखिर ये नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ, हालांकि हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि आखिर नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो कहाँ पे है, तो मैं आपको बताऊँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, गुजरात में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, गुजरात में देखने को मिलेगा। तो वन डे एग्जाम में तो सीधा सा यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर नल सरोवर का पर्पज ये होता है, टैप लेक, एक तरह की ऊंचाई स्थिर पर झील। अब ये एक तरह की नेचुरल लेक है। कैसी लेक है, नेचुरल लेक है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे टापू भी हैं इस लेक में। पूरे एरिया अगर आप देखो तो 120 किलोमीटर के आसपास का ये जो अभ्यारण्य है, इसका पूरा एरिया यहाँ पर देखा जाता है, ठीक। अब अगर आप देखो इस झील को कब बनाया गया, तो जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी आई थिंक अहमदाबाद इसके किनारे बसा हुआ है, ठीक है। एक बार फिर भी आप लोग देख ही लीजिएगा, ठीक। क्या हो गया आपको, जो साबरमती रिवर है, साबरमती रिवर में चेक डैम के माध्यम से ये अस्तित्व में आया था, ठीक है। पहले इसको वेटलैंड कंसीडर किया जाता था, नल सरोवर को, साबरमती यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा, फिर 1969 में अगर आप देखोगे इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया जाता है, किसको, नल सरोवर को। और 24 सितंबर 2012 को इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। कौन सी साइट, रामसर साइट। तो ये बर्ड सेंचुरी भी है, रामसर साइट्स भी है, वेटलैंड तो ऑब्वियस सी बात ही है ही। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 50 टाइप की एल्गी पाई जाती हैं, बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना। और पक्षी भी बहुत सारे पाए जाते हैं, यूरोपियन, साइबेरियन जो पक्षी हैं, आपने अगर पेलिकन के बारे में सुना होगा तो ये यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा बतख पाया जाता है, बगुला पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको पक्षी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बन रहा है कि इट इज़ द नेचुरल लेक एंड शैलो वाटर मडी लैगून। यह उथले जल और कीचड़ युक्त लैगून वाला एक प्राकृतिक झील है, ठीक है। दूसरा, इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट 2012 में रामसर साइट इसे घोषित किया गया था। फिर तीसरा स्टेटमेंट है, इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड एज ए नेचुरल टेक्टोनिक डिप्रेशन। इसका निर्माण मूल रूप से प्राकृतिक टेक्टोनिक अवसाद के रूप में हुआ था, ठीक है। तो इन तीनों में से क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है कौन सा उत्तर यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा इसलिए इनकरेक्ट है कि ये चेक डैम से बना है, नेचुरली किसी टेक्टोनिक सिचुएशन से नहीं बना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन युवा सहकार योजना के बारे में है। युवा सहकार योजना किसके संबंध में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेटिव है, सहकारिता जो मंत्रालय है उसने क्या किया है, 2022-23 से लेकर 2024-25 के दौरान युवा सहकार जो योजना चलाई थी, उनके अंतर्गत जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट हैं उनको फिनेंशियल हेल्प दी गई थी, है ना। उनमें जो भी बेनिफिशरीज है उनका विवरण उसने जारी किया है, ठीक है। अब युवा सहकार स्कीम का पर्पज़ क्या था, युवा सहकार स्कीम का पर्पज़ था कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट इनोवेशन स्कीम। मतलब क्या कि
जो नए कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको बढ़ावा देना, खास तौर पे जो इनोवेशन कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं और युवा जो उद्यम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, है ना। तो इसमें जो भी 3 महीने से कार्यरत कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो इसमें एलिजिबल थी। इसमें लोन फैसिलिटी की भी बात थी, जो 5 वर्ष के इसमें लोन फैसिलिटी की बात थी। और इसमें लोन में मदद कौन कर रहा था, NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है इसमें लोन की मदद कर रहा था और 2% का ऋण में छूट भी दे रहा था। अब ये योजना पूरे देश में लागू थी, ठीक है। यह योजना में अगर आप देखो तो 1000 करोड़ के कोऑपरेटिव स्टार्टअप्स इनोवेशन फंड जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इसका अभी यहाँ पे इसने डाटा जारी किया है, ठीक है, युवा सहकार योजना में सहकारिता मंत्रालय, इस वजह से यह न्यूज में आ गया। तो स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, इट एम टू प्रमोट न्यूली फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इनोवेशन आइडिया। इसका उद्देश्य जो नए नए कोऑपरेटिव बने हैं सोसाइटी उनको यहाँ बढ़ावा देना है। दूसरा, इट प्रोवाइड ए लॉन्ग टर्म लोन फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन बाय NCDC। इसका ब्याज दीर्घकालिक लोन, तो दीर्घकालिक मतलब 5 साल तक अगर दिया जाए तो दीर्घकालिक कंसिडर किया जाएगा, है ना। तो ये भी बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। तीसरा, नाबार्ड द्वारा लागू किया गया इसे, क्या नाबार्ड द्वारा इसे लागू किया गया है? मैंने आपको बताया कि नाबार्ड द्वारा इसको लागू नहीं किया गया है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। इसे किसके द्वारा लागू किया जा रहा है, NCDC के द्वारा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इसको लागू किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में यहाँ पर समझा। अब NCDC के बारे में भी, NCDC के बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने तो आखिर NCDC क्या होती है, तो जो भी कोऑपरेटिव सेक्टर में लोन वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए एक संस्था है, उनकी असिस्ट करती है, उनकी मदद करती है। तो एक तरह की ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है, ठीक है। ये एक तरह की एपेक्स बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1963 में इस्टेब्लिश किया गया था। आई थिंक 1963 नहीं है, 1963 नहीं होगा ना, ऐसे कोई और संस्था थी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप इतना अभी हम देख लेंगे बाद में भी इसको। नाबार्ड के बारे में आई तो नाबार्ड को 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। शिवरमन कमेटी बनाई गई थी, इसने नाबार्ड को सलाहता दी थी, जिसको इस्टेब्लिश करने की सिफारिश दी थी। नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस तरह से कुछ इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे यहाँ पे भारत टैक्सी के बारे में। क्या न्यूज़ है कि केंद्रीय जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है उसने भारत की पहली कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग सर्विस भारत टैक्सी शुरू की है, ठीक है। क्या शुरू की, भारत टैक्सी। अब अगर आप देखो भारत टैक्सी ये पहली कोऑपरेटिव लेड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। ये किसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके दोनों तरह के प्रावधान होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी या तो अगर आप देखोगे मल्टी स्टेट के अंतर्गत तो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत भी रजिस्टर हो जाती हैं। ये सरकार द्वारा समर्पित एक पहल है जिसे कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है, NEGD जिसे कहा जाता है, के अंतर्गत इसे डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है कि यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत इसे पंजीकृत किया गया है, करेक्ट है। दूसरा, इट फॉलो ए जीरो कमीशन मॉडल ऑफ ड्राइवर के लिए जीरो कमीशन मॉडल यहाँ पे कार्य करता है। तीसरा, इट इज़ अ प्राइवेट ऑन कैब एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है, निजी स्वामित्व वाला कैब एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है, सरकार समर्पित पहल है, ना कि निजी पहल है। तो तीसरा ऑप्शन जाहिर सी बात एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। 8 क्वेश्चन है, 8 और 9 क्वेश्चन एक ही है, तो हम इसे कंबाइन करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले टॉपिक यहाँ पे समझ लेते हैं क्या होता है। टॉपिक समझ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं है। देखिए डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होती हैं। देखिए ऐसी ट्राइब जिन्हें ब्रिटिश जब कानून चल रहा था, देखिए बहुत सारी ऐसी ट्राइब है ना जो ना तो शेड्यूल कास्ट में है ना शेड्यूल ट्राइब में है ना, वो एक तरह की विमुक्त है, घुमंतु है, नोमैडिक है, घूमती फिरती रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जब 2027 का सेंसस हो रहा है तो उनके लिए एक सेपरेट कॉलम आप रखो, क्यों कहीं पे एक स्थान पर नहीं टिकती हैं तो भी उनकी जनगणना होनी चाहिए। अब घुमंतु टाइप में नोमैडिक टाइप होती क्या है, मतलब ऐसी टाइप जिनका ना तो लैंड में ऑनरशिप होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं, ये एक तरह के नोमैडिक ट्राइब होते हैं। ठीक, अब भारत में अगर आप देखो तो 10% जो जनसंख्या अगर ट्राइब्स की 10% जनसंख्या नोमैडिक ट्राइब की है, ये ऐसा यहाँ पे माना गया है। ठीक, अब इसको लेके अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री अगर आप देखो तो DNT जो ट्राइब हुआ करती थी ना, इनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश जो यहाँ पे गवर्नमेंट चलती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान, जो ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई थी, बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चलती थी उसने क्या कहते हैं क्रिमिनल एक्ट ट्राइब एक्ट 1971 1947 के अंतर्गत इन्हें आपराधिक जनजाति घोषित किया था कि ये क्रिमिनल, जन्म से क्रिमिनल ही मान लिया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है, इसके संबंध में आया। बाद में अगर आप देखो कि NCDNT
राष्ट्रीय आयोग बनता है 2014 में। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जो था, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत नेशनल जो राष्ट्रीय स्तर पर जो घुमंतु जो ट्राइब को लेके एक आयोग बना, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? भिखू राम जी इदाते ने की थी। 3 वर्ष इसका टाइम पीरियड था। इसका काम ये था कि जो राज्यवार क्या करना, हर एक स्टेट में डीएनटी ट्राइब को लिस्ट करना और स्टेट व सेंटर को इनको सलाह देना कि इनके लिए क्या सरकार कर सकती है। फिर इस आयोग ने, अगर आप देखोगे तो 8 जनवरी 2018 को डीएनटी ट्राइब के संबंध में रिपोर्ट दी, बताया कि लगभग 1235 के आसपास क्या है ये जनजातियाँ हैं। साथ ही आयोग ने यह भी सिफारिश दी कि इसको लेके हमें डेवलपमेंट एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाना चाहिए, इनको लेके सरकार पर एक स्कीम भी चलाई जानी चाहिए, और इनको लेके एक और कमीशन बना था, रेंके आयोग इनके संबंध में ही बना था। वह भी आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। अब इसको लेकर सरकार ने क्या योजना चलाई? जिसको क्या कहा गया? सीड कहा गया, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज, जो सोशल जस्टिस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया गया। इसमें यह पात्रता रखी गई कि जो एनुअल फैमिली में 2.5 लाख या उससे कम है, वो क्या इसका लाभ यहाँ पे लेंगे, जिसमें कोचिंग की सुविधा हो, हेल्थ रिलेटेड सर्विस हो, हाउसिंग रिलेटेड सर्विस हो, यहाँ पे प्रदान किए गए, और 200 करोड़ तक का यहाँ पे फंड सरकार ने यहाँ पर रखा था। तो डीएनटी टाइप देखिए बहुत ज़्यादा, अगर आप देखोगे ना यूपीएससी की जब आप क्लास भी लो तो कभी नहीं बताया जाता इनके बारे में, खुद से ही तैयार करना पड़ता है। तो आप कभी भी कोचिंग पर इतना डिपेंड नहीं रहा करो, खुद से तैयार करने की कोशिश किया करो, या तो मुझे कमेंट करो, उसमें हम जरूर बात करेंगे। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स उन्हें देख लेते हैं। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द डेवलपमेंट वेलफेयर बोर्ड डीएनटी, यह क्रियान्वयन विमुक्त घुमंतु जनजाति कल्याण बोर्ड द्वारा किया गया है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। इट प्रोवाइड ओनली फॉर फैमिलीज इनकम एबव 5 लाख, 5 लाख सुपर वालों को यहाँ पे ये लाभ मिलेगा, नहीं 2 लाख सुपर वालों को मिलेगा, ठीक है, 2.5 लाख से। तीसरा, इट इंक्लूड फ्री कोचिंग हेल्थ केयर, तो इसमें फ्री कोचिंग हेल्थ केयर इंक्लूड है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। 1-3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, जहाँ पे दिया गया है क्या ये नोटिफाइड किया गया था क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत, ये भी करेक्ट है। क्रिमिनल एक्ट को रिपील किया गया तो 1952 में, ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ऑल डीएनटी क्लासिफाइड इन द शेड्यूल ट्राइब, तो क्या शेड्यूल ट्राइब में इनको क्लासिफाई किया गया? नहीं किया गया है। मैंने आपको बताया, कभी कंफ्यूज नहीं होगा, डीएनटी ट्राइब को लेकर रेंकी आयोग बनाया गया, ये मैंने आपको बताया, और एक और अब जिसमें भिखू राम जी बने। लेकिन शेड्यूल ट्राइब को लेकर लोकुर कमेटी बनाएगी, और जो पीबीटीजी जो ट्राइब है उसको लेकर कौन सी कमेटी बनाएगी? तो ढेबर कमेटी बनाएगी, कमीशन बनाया गया था। तो ढेबर कमीशन, लोकुर कमीशन शेड्यूल ट्राइब के लिए है, डीएनटी के लिए रेंके कमीशन है, और भिखू राम जी आयोग है, ठीक है। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे